नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ये हमारे अधिगम का लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे अधिगम के प्रकार। तो अधिगम के प्रकार दो मनोवैज्ञानिकों ने बताए थे, एक तो थे रॉबर्ट एम गेने और दूसरे हैं आशुबेल, डेविड आशुबेल। इन दोनों ही मनोवैज्ञानिकों के अधिगम के प्रकार के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और एक प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट बनता है रॉबर्ट एम गेने से, तो आप लोग 8 प्रकारों को एक बार रट लीजिएगा। बात रहती है हमारे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करेंगे और रीड प्रे की जो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए चल रही है, बहुत सारे विद्यार्थी हालांकि ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो विद्यार्थी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और 200 प्लस टेस्ट आप लोगों के लिए इसमें प्रदान किए जाएंगे, व्याख्या सहित आपको मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट के, चिंता की कोई विषय नहीं है। और इसका प्राइस भी मैंने नॉर्मली ही रखा है, 151 है ओनली, तो आप सभी ज्वाइन कीजिएगा इसको। खुराना क्लासेस ऐप है अपना, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। आते हैं हम रॉबर्ट एम गेने के अधिगम के प्रकारों पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि अधिगम के प्रकारों में रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए। और उन्होंने इन 8 ही प्रकारों को एक सीक्वेंस के आधार पर, एक क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया था, सरल से कठिन क्रम की तरफ, सरल से कठिन क्रम की तरफ प्रस्तुत किया था उन्होंने अपने इस अधिगम वक्र, अधिगम के डायग्राम को। रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के प्रकारों की चर्चा किस पुस्तक में की थी? आपको ध्यान रखना है, कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये पुस्तक आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। रॉबर्ट एम गेने की पुस्तक है कंडीशन ऑफ लर्निंग। इस पुस्तक में अधिगम के 8 प्रकार बताए थे उन्होंने। अब देखिएगा, अधिगम के 8 ही प्रकारों के बारे में एक बार पूरी जानकारी ले लेते हैं और ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रॉबर्ट एम गेने का इतना ही बड़ा सिद्धांत है ये, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाता है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे निचले स्तर पर उन्होंने संकेत अधिगम को रखा था। अब हम बढ़ रहे हैं इस पिरामिड की तरफ। ये पिरामिड है हमारा, ध्यान रखना आप लोग। पिरामिड आकृति में इन्होंने इसको व्यवस्थित किया था और सरल से कठिन की ओर यानी जटिलतम अधिगम की तरफ इन्होंने इसको प्रदर्शित किया है। तो सबसे पहले नंबर पर आपका है संकेत अधिगम। ये हमारा पहले नंबर का अधिगम का प्रकार है, जो सबसे निम्नतम है। सेकंड नंबर पर इन्होंने बताया था उद्दीपक अनुक्रिया का अधिगम प्रकार। ठीक है, आप सबको पता है उद्दीपक अनुक्रिया। उसके बाद है श्रृंखला अधिगम, ये तीसरा प्रकार उन्होंने बताया था। चौथा प्रकार बताया था शाब्दिक सहचर्य अधिगम। पांचवा प्रकार बताया था विभेद अधिगम। छठवां प्रकार बताया था संप्रत्य अधिगम और सातवां प्रकार है सिद्धांत अधिगम। और 8वां प्रकार बताया था समस्या समाधान अधिगम। सबसे ऊपर है हमारा समस्या समाधान और सबसे नीचे है संकेत अधिगम। तो आप सभी विद्यार्थी इस डायग्राम को एक सिस्टेमेटिकली ढंग से नीचे से ऊपर की तरफ आपको याद रखना है। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे एक नंबर पर रखा था उन्होंने संकेत अधिगम को, दूसरे नंबर पर रखा था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम को, तीसरे नंबर पर श्रृंखला अधिगम को, चौथे नंबर पर शाब्दिक सहचर्य अधिगम को, पांचवें नंबर पर विभेद अधिगम, छठवें नंबर पर संप्रत्य अधिगम, सातवें नंबर पर सिद्धांत अधिगम और 8वें यानी अंतिम सबसे उच्च समस्या समाधान अधिगम। तो ये 8 प्रकार आपको याद रख लेना है क्रम वाइज। अब इसमें आपको एक प्रश्न अब छोटा सा पूछा भी जा सकता है, जो संकेत अधिगम है साथियों, ये संकेत जो अधिगम है ये किस सिद्धांत की अनुपालना करता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ तीनों से ही, ध्यान रखना। यानी संकेत अधिगम जो रॉबर्ट एम गेने का अधिगम का प्रकार है, संकेत अधिगम, ये अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो पावलाव का जो अधिगम का सिद्धांत है साथियों, ध्यान रखना आप लोग, पावलाव का अधिगम का सिद्धांत जो शास्त्रीय निबंधन सिद्धांत कहलाया, कुत्ते पर प्रयोग किया था, उससे संबंधित है पहले नंबर का। दूसरे नंबर का है उद्दीपक अनुक्रिया का जो ये अधिगम है बताया इन्होंने, ये किससे संबंधित है? ये व्यवहारवादियों से संबंधित है, ध्यान रखना, ये व्यवहारवादी अधिगम है।
और तीसरा जो प्रकार बताया था उन्होंने श्रृंखला अधिगम, तीसरे नंबर पर बताया रॉबर्ट एम गेने ने। तो ये साथियों स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है उससे संबंधित है। तो ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं आशुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार। तो आशुबेल साहब ने 4 प्रकार बताए अधिगम के। पहला उन्होंने बताया था कि रट करके सीखना, बच्चा रट कर भी सीख सकता है। आशुबेल रट कर सीखने के पक्ष में तो नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये एक दुर्भाग्य की बात है कि आधुनिक शिक्षक की अर्थपूर्ण अधिगम के स्थान पर उन्हें रटकर सीखने पर बल देते हैं। उन्होंने अधिगम का प्रकार बताया तो है, परंतु इसके समर्थक नहीं थे। रटकर सीखना एक अच्छी प्रणाली नहीं है, बल्कि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर अगर बल देते तो अच्छा रहता। हालांकि इन्होंने करके सीखने पर ही बल दिया था। आशुबेल साहब यही कहते हैं कि अर्थपूर्ण अधिगम बच्चे को खोजपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रकार की जब बात की थी तो रटकर सीखने पर उन्होंने प्रकार बताया, हालांकि इसके वो समर्थक नहीं थे। दूसरा इन्होंने प्रकार बताया अर्थपूर्ण सीखना, यानी बच्चे को समझ करके सिखाना चाहिए, बच्चे को समझ कर सीखना चाहिए, तभी जाकर के उसका ज्ञान स्थायी होगा। तीसरा प्रकार बताया अधिग्रहण सीखना। अधिग्रहण सीखने का मतलब होता है धारण करना। किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो उसको अपने आप में आत्मसात कीजिएगा। पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उस विषय वस्तु का जो मतलब अर्थ है उसको स्पष्ट करना, उसको समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और चौथा प्रकार बताया था खोजपूर्ण सीखना, यानी अन्वेषण, खोज के द्वारा सीखना। तो स्वयं खोज करके समस्या का जो समाधान हम निकालते हैं वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। ये चौथा प्रकार उन्होंने बताया था आशुबेल साहब ने। अब आपको अगला पॉइंट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो देखेंगे सबसे पहले अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा। और ये हम आपको क्लास नंबर 22 में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्लास नंबर 22 में अभिप्रेरणा के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दूसरा कारक है अधिगम को प्रभावित करने वालों में सीखने वाले की इच्छा शक्ति। अगर सीखने के लिए कोई बच्चा ज़्यादा जिज्ञासु है तो समझ लीजिएगा वो जल्दी सीखेगा। सीखने वाले की अभिवृत्ति यानी उसका नज़रिया कैसा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, तो वो जल्दी सीखेगा। अगर हमने किसी चीज़ के प्रति, सीखने के प्रति हमने ऑलरेडी नेगेटिव धारणा बना रखी है कि मैं इस चीज़ को नहीं सीख सकता, तो ध्यान रखना वो नेगेटिव फीलिंग्स, जो नेगेटिव अवधारणाएं आपके माइंड में बनी हुई है वो आपको सीखने नहीं देगी, उसका प्रभाव ज़्यादा स्थायी होगा। इसलिए आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो याद रखें आप लोग, आप कभी भी उसके प्रति नेगेटिव फीलिंग मत लाइए। आप रीट को ही देख लीजिए एक बार। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी रीट के बारे में ऐसा नहीं सोचें कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ओनली बी पॉजिटिव रहे। जितने आप सकारात्मक रहेंगे आप उतने ही पढ़ाई में अच्छी तरीके से मन लगा पाएंगे। उसके बाद है शैक्षिक पृष्ठभूमि। शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत हम टीचरों की बात करते हैं यहाँ पर, तो टीचरों की पृष्ठभूमि, हमको कैसे अच्छे टीचरों का मार्गदर्शन मिल रहा है, विद्यालय के अंतर्गत कैसी सुविधाएं हमको मिल रही हैं, हमारा पाठ्यक्रम कितना अच्छा है, क्या वो छात्र केंद्रित है या नहीं, तो वो पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण होती है। आयु एवं वृद्धि, ये भी कारक होते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कि बच्चे की आयु जो होती है, आयु के अनुसार बच्चा अधिगम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब छोटे बच्चों को जैसे मान के चलते हो, बच्चा 5 साल का है तो उसको प्राथमिक शिक्षा कहाँ मिलती है साथियों, प्राथमिक शिक्षा उसके परिवार में मिलती है। 5 साल के बाद बच्चा विद्यालय जाएगा तो उसको पहली क्लास का कोर्स पढ़ाया जाएगा, तो उसकी बुद्धि का लेवल जितना है उसकी उम्र के अनुसार है, तो उसको उसी तरीके का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। परिपक्वता हमेशा अधिगम को प्रभावित करती है। ध्यान रखना, गैसेल साहब ने बताया था कि परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, लेकिन अधिगम जो है साथियों कभी भी परिपक्वता को प्रभावित नहीं करता। ये आप लोग गैसेल की परिभाषा, मैंने जब आपको डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ाई थी, विकास के सिद्धांत वहाँ पर पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था अधिगम कभी भी परिपक्वता को प्रभावित नहीं करता, जबकि परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। ये आप लोग ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट ये पूछ लिया गया क्वेश्चन है एक बार। उसके बाद है अभ्यास। आप किसी भी चीज़ को बार बार रटेंगे, ठीक है,
तो आपका ज्ञान उतना ही ज़्यादा निखार में आएगा। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होति सुजान, रस्सी आबत जात ते सिल पर पड़त निशान। आप किसी भी चीज़ को जितना एक्सरसाइज करोगे, आप किसी चीज़ विषय वस्तु को जितना ज़्यादा पढ़ोगे, वो उतनी ही ज़्यादा आपके लिए सरल लगने लगेगी। अब रेट की बात करें तो रेट के चैप्टरों को, आप विषय को आप लोग जितनी बार अभ्यास करेंगे, आप साइकोलॉजी की इस सब्जेक्ट में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट से सीरीज देंगे आप लोग व्याख्या पढ़ने के बाद, आपकी इस सब्जेक्ट में उतना ही ज़्यादा निखार आएगा। तो ये अभ्यास का सिद्धांत किसने बताया था? आप लोगों को सबको पता है, थॉर्नडाइक साहब के 3 मुख्य नियम जो बताए थे उनमें से एक है अभ्यास का सिद्धांत। सीखने की समय और अवधि, एक बच्चे के लिए सीखने की समय अवधि निश्चित होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे सीखने की विधियां, ध्यान रखना, सीखने की विधियां भी अधिगम को प्रभावित करती हैं। हम सीखने की विधियों में एक सरल से सरल शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का होना भी अधिगम को प्रभावित करता है। अगर हम कहते हैं ना कि एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो आपका अगर मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो आपका पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा। आपके लिए वातावरण भी अच्छा है तो आपका पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा। प्रस्तुतिकरण भी प्रभावित करता है। कैसे? हमको किसी टीचर ने कोई भी विषय वस्तु को अच्छे से अगर पेश किया है, अच्छे से पढ़ाया है, तो वो चीज़ ज़्यादा समय तक स्थायी रहेगी। तो प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए। एक टाइम टेबल होना चाहिए हमारे पढ़ने का, उस टाइम टेबल के या शेड्यूल के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो बेस्ट रहता है। मनोविज्ञान का ज्ञान हमको होना जरूरी है। विषय वस्तु का यानी विषय का ज्ञान होना जरूरी है। अनुभव होना जरूरी है। विषय वस्तु का आधार आकार, अब ये आकार समझिए आप लोग। जैसे हम बच्चा 5वीं क्लास में है तो 5वीं क्लास की ही विषय वस्तु पढ़ाई जानी चाहिए, न कि उसे 7वीं या 6वीं की विषय वस्तु पढ़ाए, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है ये भी प्रभावित करता है। विषय वस्तु का क्रम होना चाहिए सरल से जटिल की तरफ। भाषा शैली एकदम सरल रहेगी तो अधिगम अच्छा होगा। विषय वस्तु की उद्देश्यपूर्णता, विषय वस्तु एक उद्देश्य युक्त होनी चाहिए कि हम किसी चीज़ को अगर सीख रहे हैं तो वो समझ में आएगी या नहीं आएगी, उसका एक विशेष टारगेट होना चाहिए, विशेष एम्स गोल होना चाहिए उसका। तो आज की इस क्लास में हमने इतना पढ़ा। कल की हम क्लास में पढ़ेंगे अधिगम निर्योग्यताएं, अक्षमताएं, असामर्थ्य, व्यतिक्रम, यानी कि अधिगम के अंतर्गत कौन कौन सी समस्या आती है, निर्योग्यताएं क्या क्या होती हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या विकार पैदा होते हैं, उसके बारे में हम कल की क्लास में जानकारी लेंगे। तो ध्यान रखना, कल की क्लास से एक प्रश्न बनेगा, आज की इस क्लास से रोबोट टाइम देने का एक प्रश्न बन सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। एक बार टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर सभी विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे, पूरे डिस्क्रिप्टिव के साथ में आप लोग तैयारी करें। एक बेहतर तैयारी ही आपको आगे बढ़ा सकती है। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो और थ्योरी पढ़ने से ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अरे भाई, थ्योरी के साथ साथ आपको उस थ्योरी को एनालिसिस करने के लिए टेस्ट देने ज़रूरी होते हैं, और टेस्ट का मतलब अभ्यास, एक्सरसाइज। अब जितना ज़्यादा करोगे आपकी विषय वस्तु में उतना ज़्यादा निखार आएगा, ये आप लोग सब जानते हो। तो क्यों ना बिना देर किए हुए आज ही ज्वाइन करेंगे, और लगभग 2 सब्जेक्ट हमारी पूरी होने वाली है एप्लीकेशन की टेस्ट सीरीज़ में, सभी ज्वाइन करेंगे। इसका प्राइस भी मैंने बहुत नॉर्मल रखा है, और ध्यान रखना है कि अच्छी चीज़ों के लिए कभी पैसा मत देखना, पैसा कभी नहीं देखना चाहिए अगर हमको कोई चीज़ अच्छी मिल रही है। और हाँ, हालांकि चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मल प्राइस है नाम मात्र का, जिसमें आपको 200 टेस्ट हैं, 1 रुपये का भी टेस्ट नहीं पड़ रहा पूरा, आप लोग 30 से 35 क्वेश्चन आप कंप्लीटली कर रहे हो, तो इससे बेटर बात क्या होगी। शिक्षण वीडियो सहित आपको कंटेंट मिलेगा उसके अंदर पूरा, तो जाइएगा ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।